नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत करता हूं मैं बीएससी प्रो क्लासेज में। और प्यारे बच्चों, बीएससी के बाद हमने एमएससी का बैच स्टार्ट कर दिया है और एक लेक्चर आपका इंट्रोडक्शन का हो चुका है। एमएससी प्रीवियस मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूं। शायद वो लेक्चर आपने देख लिया होगा। काम देखो यूट्यूब के ऊपर भी चल रहा है और एप्लीकेशन के ऊपर ही। बहुत जल्द बच्चे मेरे पास कॉल कर रहे हैं कि सर आपने एप्लीकेशन पे कहा था, ये कोर्स एप्लीकेशन के ऊपर नजर नहीं आ रहा कहीं पे। मैंने कहा पेशेंस रखो यार, अभी क्लास होने दो। 4 5 10 क्लास जब होगी यूट्यूब के ऊपर प्रॉपर, उसके बाद पर्सनल एक फोल्डर आपको एप्लीकेशन के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा, एमएससी प्रीवियस का मैथमेटिक्स के नाम से। अभी आप क्या करो, अपना एप्लीकेशन तो डाउनलोड कर लो। बीएससी प्रो क्लासेज के नाम से अपना एप्लीकेशन है प्ले स्टोर के ऊपर, आराम से डाउनलोड करके उसको साइन अप कर लो और रख लो उसको। जब कोर्स आएगा तब आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आया करेंगे उसके ऊपर। और अभी क्या है, थोड़ा बहुत क्या है, काम चल रहा है। अभी एक प्लानिंग वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका सिलेबस मैं करवा रहा हूँ ना, उस सिलेबस के साथ साथ क्या एलजेब्रा के साथ साथ कोई दूसरा पेपर भी हम ले सकते हैं जो हम कवर कर सकें। क्योंकि आपको पता है सिलेबस काफ़ी लेंदी है और वो सिलेबस मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ कि कौन कौन से पेपर होंगे। आप बात करें सेमेस्टर की बात करें या फिर एनुअल की बात करें, 5 से 6 पेपर आपके चलते हैं एक ईयर के अंदर और हमें सभी को कवर करना है। तो उसके लिए एक प्लानिंग की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और प्लानिंग वगैरह के बाद में बात करेंगे, लेक्चर के अंदर बात कर लेंगे इसके बारे में और किस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई को आगे करना है एमएससी के अंदर। तो आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे और टॉपिक बात करेंगे कि क्या पढ़ने वाले अपन पेपर नंबर फर्स्ट एडवांस एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा के अंतर्गत। तो करें स्टार्ट क्लास को। हाँ भैया आ जाओ, सारे बच्चे अपने लिए बढ़िया तरीके से शानदार नोट्स वगैरह बनाएंगे। कई बच्चों का डाउट ये भी था कि सर नोट्स वगैरह क्या सीन रहेगा, नोट्स वगैरह कैसे अपलोड होंगे। टेंशन मत लो, जो क्लास यहाँ पर अपलोड होगी ना यूट्यूब के ऊपर, वो क्लास एप्लीकेशन के ऊपर भी होगी। एप्लीकेशन में फायदा क्या मिलेगा कि जहां पर आपकी क्लास होगी उसके जस्ट नीचे क्लास की पीडीएफ भी आपको देखने को मिलेगी। तो यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे हैं उनको पीडीएफ नहीं मिलेगी, एप्लीकेशन पे जो बच्चे देखेंगे उनको पीडीएफ भी साथ के साथ मिलती रहेगी लेक्चर के साथ, ताकि आप उसको उतार सको देखकर। बात क्लियर। तो सारे बच्चे अब बढ़िया तरीके से अपने हेडिंग डालेंगे और स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पेपर नंबर फर्स्ट। पेपर नंबर फर्स्ट एडवांस एल्जेब्रा। एडवांस एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा। देखो भैया, बात बताऊं आपको सीधी सी कि मैं यहां पर आपको हिंदी मीडियम के अंतर्गत लिखवाने वाला नहीं हूं बिल्कुल भी, क्योंकि ये हैबिट जो है ना हिंदी लिखने की, इसको जितना हो सके ना उतना कम कर दो आप। मैं मानता हूं अभी आप बीएससी से निकले हो और आप हिंदी मीडियम से हो और इंग्लिश मीडियम में इतना कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन आपको पता है कि आपको इंग्लिश से सीखनी ही पड़ेगी। और जितना बर्डन आप लेके चल रहे हो ना कि भाई इंग्लिश और भाई साहब और भाई और हो इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगी। भैया बात करते हैं सब्जेक्ट की। क्या पढ़ रहे हैं अपन? मैथमेटिक्स। मैं क्या कह रहा हूं, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा ना उसके अंतर्गत आपकी सब्जेक्ट में मीडियम बैरियर नहीं बनेगा। कोई भी बच्चा जो है, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो, मीडियम बैरियर नहीं बनेगा। प्रॉपर वे में मैं आपको समझाऊंगा दोनों मीडियम के अंतर्गत। तो भैया हिंदी मीडियम वाला बच्चा चाहे तो इन चीज़ों को लिख सकता है, लेकिन मेरी मानो तो हिंदी को बिल्कुल अवॉइड करो। अमूर्त बीज गणित वगैरह, अब क्या मतलब उस नाम को लिखने से, यहाँ पर वो कोई काम का ही नहीं है। बात है कि नहीं है? तो यहाँ पर प्रॉपर हेडिंग डाल लीजिए एडवांस एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा। और प्यारे बच्चों, हम इस पेपर के अंतर्गत हमारी जो यूनिट नंबर फर्स्ट है हम उसको स्टार्ट करेंगे। और यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ने वाले हैं बिल्कुल आपके सामने बताएंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट में जो हमारे पास टॉपिक आएगा, इसके बारे में आपने बीएससी पार्ट थर्ड में
जब आपने एक पेपर पढ़ा था, क्या उस पेपर का नाम? एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा। तो वहां पर एक टॉपिक पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था? होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता। क्या पढ़ा था? होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता के बारे में। उम्मीद कर सकता हूं ऑडियो वीडियो एकदम एडवांस लेवल होगा, बिल्कुल एडवांस एलजेब्रा की तरह शानदार। तो हमने जो एक टॉपिक पढ़ा था होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता, उसका यहां पर आप इंट्रोडक्शन करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत। लेकिन होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ आप वहां पर एक वर्ड और ऐड कर दीजिए, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ये टॉपिक है हमारे पास, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म यानी कि समूह समाकारिता। ठीक है, कुछ मत लिखो भैया ये फालतू इंग्लिश हिंदी, प्रॉपर इंग्लिश में लिखते रहो। मैं हिंदी में बोलता रहूंगा, आपकी इच्छा हो तो लिखते रहना, नहीं तो कोई समस्या नहीं है। उसके बाद जो टॉपिक अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं ना, अगला वाला, मोस्टली हम इन्हीं टॉपिकों पर बात करेंगे, अपना ग्रुप होमोमॉर्फिज्म और अपना डायरेक्ट प्रोडक्ट। अब डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर काफी सारी चीजें पढ़ेंगे, वो हम जब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें बात कर लेंगे। ये जो आपका टॉपिक है ये आपने बीएससी में नहीं पढ़ा है, ये हम नया पढ़ेंगे। क्या है मेरे पास में? डायरेक्ट प्रोडक्ट। और मेरे पास में कोई टॉपिक इस यूनिट में होगा तो उसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, लेकिन जो मोस्टली टॉपिक आपके हैं वो हम यही पढ़ने वाले हैं। अगर आप इन दो टॉपिक्स पे बढ़िया कमांड बनाओगे तो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट जो है वो आपकी शानदार तरीके से क्लियर होगी, अल्टीमेट तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों एक छोटी सी बात मेरी ध्यान से सुनो आप। हेलो, मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? सुनो मेरी बात को बच्चों। बात ऐसी है कि अब आप सारे बच्चे एमएससी के अंदर आ चुके हो, तो एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना, आप अब उस सब्जेक्ट के अंदर मास्टर्स करने वाले हो। क्या करने वाले हो? मास्टर्स। एक डिग्री ऐसी, उस डिग्री को लेने के बाद आप उस सब्जेक्ट के मास्टर बन जाओगे, गुरुजी बन जाओगे। भैया अगर गुरुजी बनना है आपको इस सब्जेक्ट का, तो उसके लिए मैं आपको काफी हेल्प प्रोवाइड करवाऊंगा, काफी मदद मैं आपकी करूंगा। लेकिन मेरी हेल्प की सहायता के अलावा भी आपको इस एमएससी की डिग्री के अंदर काफी ऐसे एफर्ट्स हैं जो आपको लगाने पड़ेंगे। वो लगाओगे ना तभी जाके आप बढ़िया गुरुजी बन पाओगे, बढ़िया मास्टर बन पाओगे। अब ये कहने का मेरा सेंस क्या है, देखो मेरी बात को सुनना ध्यान से। टॉपिक मैंने लिखवा दिया, क्या पढ़ाएंगे सब कुछ मैंने बता दिया आपको, लेकिन अब इनके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो मैं शुरुआती लेक्चर्स में कर सकता हूं। बाद में आपको पता है मेरा एक ही गोल रहेगा, केवल सिलेबस को करवाना और चीजों को समझाना। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपके साथ करनी है, और वो 5 से 10 मिनट हम कर लेंगे। क्योंकि आपको पता है कोई भी हमारे पास में जंग लड़ते हैं ना अपन, युद्ध करते हैं, तो युद्ध से पहले एक रणनीति होती है, एक योजना बनाते हैं अपन। तो वैसे ही हम एमएससी प्रीवियस के लिए एक योजना, एक रणनीति बनाएंगे, और आपको किस तरीके से ट्रीट करना है एमएससी प्रीवियस को, ताकि आप इसमें मास्टर बन जाओ। क्या बन जाओ? मास्टर बन जाओ, एक बढ़िया गुरुजी बन के निकलो। देखो बात बताता हूं आपको, हकीकत, जो बच्चा आज की रियलिटी के साथ में जिएगा, आज की वास्तविकता के साथ जिएगा ना, वही बच्चा आगे बढ़ पाएगा। इससे मेरा तात्पर्य क्या है भैया? तात्पर्य यह है कि आज के टाइम पे गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन, मतलब एकदम कंपटीशन का लेवल ऐसे मान लो आप बहुत हाई हो चुका है। आप अगर मास्टर्स की डिग्री लेने के बाद गवर्नमेंट जॉब फिक्स करने की सोच रहे हो तो यह आपकी गलतफहमी है। मानते हैं आपके पास टैलेंट है,
आपने बहुत डिग्री हासिल करी, तरीके से हासिल करी, लेकिन फिर भी आपको गवर्नमेंट सेक्टर में काफी रिस्क देखने को मिलेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, जो वास्तविकता में जिएगा ना, रियलिटी में, कि बाहर माहौल क्या चल रहा है, बाहर मार्केट में क्या आसपास का माहौल है किसी चीज को लेकर, वो बच्चा आगे बढ़ेगा। देखो, मास्टर्स डिग्री कर रहे हो आप, मैथमेटिक्स में आपको डीप नॉलेज होती जाएगी। अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो कुछ समस्या आएगी नहीं वैसे तो, लेकिन बाहरी चीजों का भी आपको थोड़ा बहुत ज्ञान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक मास्टर के पास में आसपास की पूरी नॉलेज भी होती है। अपने सब्जेक्ट का ज्ञान तो है, लेकिन अब आप उस उम्र से आगे निकल चुके हो कि आपके पास में एक मेच्योरनेस आ चुकी है। उस परिपक्वता का यूज करो आप। पढ़ाई के अंतर्गत भी करना है और बाहरी वातावरण का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि आपको बताऊं सही बात, अगर आप एमएससी ढंग से करते हो मैथमेटिक्स से, गवर्नमेंट जॉब की तो मैं कह नहीं सकता, वो तो आपका लक है, भाग्य है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी काफी बड़ा सेक्टर है। अच्छी कमांड बनाते हो ना, आपके पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी इस सब्जेक्ट को लेकर, कि आप आराम से अपनी, कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान इनका इंतजाम कर सकते हो। क्योंकि कई बच्चे कह रहे हैं गुरुजी ऐसा कैसे कह रहे हो, मैं तो भाई पूरा सोच रखा हूं कि एमएससी करके नेट करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, और गवर्नमेंट लेक्चरर बनूंगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा, जो भी आपकी इच्छा है मान लो। अरे भैया, मैंने ऐसा थोड़ी कहा है कि आप नहीं बनोगे, लेकिन मैंने कहा कि बुरे से बुरा लेके चलो आप। बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए। और ये पूरी कहानी का मोटिव बताऊं आपको, मोटिव ये है कि बच्चों, पढ़ना जब चालू करो ना, तो उस लेवल से चालू करो कि जब आप ये डिग्री कंप्लीट कर लो, तो आपके पास में डिग्री के साथ साथ एक ज्ञान भी है, एक सॉलिड ज्ञान है। अगर आप कहीं पे खड़े हो जाओ ना, तो मैथमेटिक्स के लिए आपको भाई साहब सलाम ठोके सलाम। और वो काम कब होगा, जब आप अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलकर तैयारी करोगे, बढ़िया प्रैक्टिस करोगे, बढ़िया मेहनत करोगे, तब ये पॉसिबल हो सकता है। बात समझ में आ रही है आपको? अरे आ रही है क्या बात समझ में? तो ये बात बताना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। ये बातें शुरू भी हो सकती हैं, जब अपन क्लास स्टार्ट कर देंगे प्रॉपर वे में, तो ये बातें नहीं बताई जाएंगी। और मोस्टली टीचर, आपको पता है, जो भी क्लास स्टार्ट करते हैं, बस आते हैं लगाओ लगाओ क्लास लगाओ, क्लास लगाओ, क्लास लगाओ। अरे भैया, पहले बच्चे का माइंड सेट तो बनाओ। जब आप एक बहुत बड़े स्तर पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हो या जाने की तैयारी कर रहे हो, तो भाई उसके लिए आपको पहले माहौल बनाना पड़ेगा। और माहौल मैं नहीं बनाऊंगा, माहौल आपको खुद को बनाना पड़ेगा अपने लिए। अगर आपने बिल्कुल ठान लिया है भाई आप एमएससी करेंगे मैथमेटिक्स से, तो बच्चों में शुरू शुरू में जोश रहता है नया नया कि एमएससी करेंगे, मैथमेटिक्स से करेंगे। लेकिन जब मिड फेज आता है ना, बीच वाला फेज, तो भाई साहब लगातार मेहनत नहीं करी ना, तो ना इधर के ना उधर के, टाइम वेस्ट, और एमएससी में फेल। ना कोई ज्ञान मिला, ना डिग्री मिली, कुछ भी नहीं मिला। जोश जोश के चक्कर में डिग्री बर्बाद। ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको। तो मैं जो आपको एक मेन मोटिव देना चाहता हूं मेरे प्यारे और लाडले बच्चों, मेरी तरफ से हमेशा कोशिश रहेगी कि भैया मैथमेटिक्स का ज्ञान तो जितना बेस्ट हो सकता है मैं आपको दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको बताना जरूरी है। एज ए स्टूडेंट आपके मन में अब बिल्कुल एकदम अपने गोल को लेकर एक स्पष्टता होनी चाहिए कि अब मुझे क्या करना है और किस तरीके से करना है। और एक बात बताऊं आपको, अब मैंने बाहरी वातावरण के बारे में आपसे बात करी, अब मैं बात करता हूं सब्जेक्ट की, बात करता हूं, सुना मेरी बात को ध्यान से। हम बात करेंगे अपने टॉपिक के ऊपर, लेकिन उससे पहले मेरी बात को कान खोलकर सुनो सारे बच्चे। देखो सुनो, सब्जेक्ट की बात करते हैं हम। अगर मैं मैथमेटिक्स की पढ़ने की बात करूं, तो
अभी तक आपने मैथमेटिक्स कहां तक कहां पढ़ी है भैया? मानते हैं भैया 10वीं से मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर 12वीं तक पढ़ी, और 12वीं के बाद में आपने बीएससी पढ़ी। मेरे प्यारे बच्चों, आपने जितनी भी मैथमेटिक्स पढ़ी है ना अभी तक, वो सारी की सारी मैथमेटिक्स आपने शुरुआती फेज में आपने चीजों को रटा भी है। आपने बीएससी में अगर आपने मेहनत करी है तो आपने चीजों को सीखा भी है। लेकिन अब मैं एक बात बोल देता हूं आपको, जब आप एमएससी करने के लिए उतर चुके हो मैदान में, तो एक बात अपने दिमाग में बिठा लेना कि यहां पर चीजों को रटने का सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका है। आपको जितना ज्यादा फोकस होगा वो चीजों को सीखने में आपको करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप चीजों को सीखोगे, उनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे, आपको हो सकता है अगर आपका बेसिक कमजोर होगा, लेकिन हालांकि बेसिक कमजोर है तो मैं उसको बनाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ आप चाहो तो एक काम कर सकते हो बढ़िया तरीके से। अगर आप एमएससी पढ़ रहे हो ना, एमएससी के साथ साथ में आपकी पहली से लेकर 12th क्लास और बीएससी ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी आपकी एमएससी के अंदर। अब मैं एमएससी प्रीवियस की बात करूँ ना, तो जो जो मैंने आपको पेपर बताए, जैसे एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया, आपका रियल का पेपर हो गया, आपका डिफरेंशियल का पेपर हो गया, डिफरेंशियल ज्योमेट्री हो गया, टेंसर एनालिसिस हो गया, ठीक है, स्पेशल फंक्शन हो गया, मैकेनिक्स हो गया, डायनेमिक्स हो गया, हाइड्रोडायनेमिक्स हो गया, ये सारी बुकों के नाम बताए मैंने, ठीक है। जितने भी पेपर पढ़ेंगे ना, आपकी जितनी भी मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है अभी तक, सबको समेट लो आप, और शोर समेट कर हम एमएससी प्रीवियस में पढ़ेंगे। आप चाहो तो अपना बेसिक ज्ञान बढ़ा सकते हो भाई। छोटी क्लासों में आपने देखो, अभी हमने पेपर चालू किया एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। छोटी क्लासों में हमने अलजेब्रा के बारे में सुना था ना, कि भाई साहब ए बी सी डी एच के, जहां पर अपन ए बी सी डी का यूज करते हैं, एक्स वाई एलिमेंट का यूज करते हैं, उसे कहते हैं अलजेब्रा, बीज गणित कहते हैं। उसके बाद में आपने अपर पार्ट पढ़ा अलजेब्रा का, आपने 12th क्लास तक इसके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, आपको पता है, ठीक है। लेकिन जब आप बीएससी में एंटर करें, तो बीएससी के अंतर्गत आपने क्या पढ़ी थी? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अमूर्त बीजगणित। और अब आपको पता है, आपने एक नाम पेपर सुना भैया, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो वो भैया आपने अब एमएससी के अंदर कदम रख लिया है। तो यहां पर एक बात बताऊं आपको, मेरा मकसद जो है ना, ये नहीं होगा कि जो टॉपिक आपके एमएससी में है ना वही मैं करवाऊं, ये मेरा मकसद नहीं है। अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं, एमएससी के अंतर्गत मैंने अभी एक टॉपिक डाला यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। मैंने क्या कहा, यहां पर आपको पोस्टमार्टम करना पड़ेगा चीजों का। मतलब यहां पर वो चीज नहीं है कि हाँ ठीक है कर ली हो गया, ठीक है हो गया। अब एक बात बताओ, अगर आप चीजों को यहां पर ऐसे करने लग गए कि कर लेंगे, हाँ ऐसा हो गया, मान लिया हो गया, फिर भाई आप चीजों को सीखोगे कब? आप एमएससी करने आ गए, अब एमएससी प्रीवियस में आ गए, अब यहां पर बच्चे कहते हैं हाँ गुरुजी वो पासिंग मैटर करवा दो, पास होने के लिए थोड़ा बहुत हो सके ना वो करवा दो। अरे भैया अब एक बात बताओ, एमएससी कर रहे हो आप, एमएससी में पास होके करोगे क्या फिर आप? जब आप एमएससी कर रहे हो मैथमेटिक्स से, बीएससी तक तो ठीक है चलो, क्योंकि बीएससी मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए होती है अपन को कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। लेकिन एमएससी क्यों कर रहे हो आप? कईयों को तो, आधों को तो यही पता नहीं है वो एमएससी कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है एमएससी क्यों कर रहे हैं वो। हाँ गुरुजी वो घर वालों ने कह दिया था, और मेरे वो पास वाले अंकल जी भी कह रहे थे कि एमएससी कर लेना, एमएससी अच्छी होती है। बताओ आप, आपकी उम्र क्या है? एमएससी कर रहे हो तो आपकी उम्र होगी लगभग 21 22 23 24 साल तो आपकी होगी उम्र, एमएससी आप कर रहे हो तो। अब आपको यही पता नहीं है कि आप एमएससी कर क्यों रहे हो, तो फिर क्या मतलब आपकी इस इतनी पढ़ाई का, जो आपने अभी तक अर्जित करी उस ज्ञान का क्या मतलब उस चीज का? तो भाई साहब अपने दिमाग के इन तालों को खोलो, ये बहुत दिमाग बहुत बड़ा है, इसकी स्टोरेज अनलिमिटेड है, जितना स्टोर करोगे उतनी कम है। लेकिन फालतू बातों को निकालो इसके अंदर, कई फालतू बातें भरी पड़ी हैं इसके अंदर। बात समझ में आ रही है आपको? तो मैंने क्या कहा कि यहां पर एमएससी में आपको चीजों का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा ना आपको, हालांकि उनमें आपको डाउट होगा नहीं, मैं बिल्कुल खोल खोल के बताऊंगा हर एक टॉपिक को।
लेकिन फिर भी आपको अपने आप से सवाल करना है। जब मैं कुछ लिखूं, मैंने यहां पर जी लिख दिया, तो इसको लिखने के पीछे भी आपको बहुत सारे रीजन ढूंढने हैं। अब मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। देखो मेरी बात सुनो, इस जी के बारे में आपको बिल्कुल डीप में घुसना है कि भाई साहब ये जी आपके पास में ग्रुप है, ये सेट है, कौन सा सेट है क्या नहीं है, इसके बारे में। अब सिंपल देखो, जी लिख दिया मैंने। अब आपके मन में अगर कोई डाउट नहीं आ रहा है, कोई सवाल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आप एक अच्छे टीचर नहीं बन पाओगे। ये मैं स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं आपसे, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब सोचो, एक एक टीचर का मतलब क्या है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं अभी तक एक टीचर नहीं हूं, एक स्टूडेंट हूं। मैं चीजों को सीख रहा हूं, और हमेशा अगर मैं बात करूं जिंदगी की, मैं चाहे 80 साल का हो जाऊं, चाहे मैं 100 साल का, मैं एक स्टूडेंट ही रहूंगा, क्योंकि मैं चीजों को सीख रहा हूं। और मैं ट्राई करता हूं कि जो क्वेश्चन आप अपने दिमाग में लाना चाहते हो या फिर ला रहे हो, उसको मैं पहले ही कैच कर लूंगा। मान लो आपके दिमाग में मैंने कुछ सामने चीज लिखी, और आपके दिमाग में उसके बारे में काफी सारी बातें चल रही हैं, अपने मन में चल रही हैं, मैंने उनको कैच कर लिया पहले से ही। तो टीचर का काम तो यही तो है। अभी 12th क्लास की बात करें, कोई टीचर हमें पढ़ाने आए और हमारी मन की बात को वो कैच कर ले, पकड़ ले पहले से ही, तो आप कहोगे अरे भाई साहब मास्टर तो जोरदार है। भाई मन में बात चल रही थी और पहले पकड़ लिया उसने कि ये पूछने वाला है ये बात। तो वो बात आप कब पकड़ पाओगे बच्चों की। और आप देखना, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना एमएससी अभी, तो मैं कोई क्वेश्चन लिखूंगा ना, उस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले खुद ही बता दूंगा, आपके मन में सवाल ही नहीं रहेगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपके मन में कोई क्रॉस क्वेश्चन चल रहा हो, उसको मैं पहले ही रफा दफा कर दूं। तो ये चीज आपको भी बिल्ड करनी पड़ेगी अपने अंदर, अगर आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हो तो। अपने अंदर आपको निखार लेके आना है, तो ये काम करना पड़ेगा। मस्ट 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 है ये, बहुत अति आवश्यक काम है ये। तो मेरी पूरी कहानी का सार समझे। काफी सारे बच्चे तो इस वीडियो को फटाफट स्किप कर देंगे, ये देखो स्किप 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 कर दिया। अरे भाई साहब बोले बकवास कर, शुरू शुरू में बकवास करेगा ये। लेकिन आप खुद सोचो कि मैंने क्या कहा इसके बारे में। मैं आपकी कंप्लीट सारी बातें आपके ऊपर डेडिकेटेड है, कंप्लीट जो बात कही एक एक, वो आपके ऊपर डिपेंड है और आपकी सुधार के लिए। अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में डालो आप। अनकंफर्टेबल जोन का मतलब क्या हुआ कि जो चीज आज तक आपने नहीं करी। कई कह रहे हैं गुरुजी हमने तो आज तक बुक नहीं पढ़ी, हमने तो आज तक प्रैक्टिस नहीं करी, और हमें तो गुरुजी ये जो एलजेब्रा है ना, इससे बहुत डर लगता है, आज तक समझ में नहीं आई। भैया जो चीज आज तक नहीं हुई ना, कर दो। क्या करो, कर दो। जब आप अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में डालोगे ना, तभी आप निखरोगे। जो चीज नहीं आती कर दो ना, फिर क्या दिक्कत है। आप खुद सोचो कि जो चीज आपको नहीं आती वो आप कर दोगे, तो आपका खुद का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक वो काम नहीं करोगे आप। आपको पता है कि भाई साहब ये काम कर लूंगा मैं तो ऐसा हो जाऊंगा, तो फिर कर लो ना। किसका वेट कर रहे हो आप, वेट किसका कर रहे हो आप। तो इसलिए अपने अंदर म्यूचुअलनेस को बिल्ड कीजिए और अपने हिसाब से स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट कीजिए। कोशिश करूंगा कि सारी ज्ञान की बातें मैं आपको बताता रहूं पढ़ाई के साथ साथ, जो ज़रूरी है। बाकी अभी स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। उम्मीद करता हूं कि काफ़ी कुछ आपने सीखा इस क्लास से। और अब अपन आते हैं टॉपिक के ऊपर। अब बात करेंगे मैथमेटिक्स के ऊपर, ठीक है। चलो अब मैथमेटिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा, आपको पोस्टमार्टम करना है। क्या करना है, पोस्टमार्टम। चलो भैया करते हैं भैया पोस्टमार्टम, आ जाओ। प्यारे बच्चों हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट है ना, उसमें अभी मैंने एक टॉपिक बताया था ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का। बिल्कुल डीप में पढ़ो, आराम आराम से। लेक्चर्स की लेंथ कितनी है कितनी नहीं है उससे घबराओ मत हो, क्लास आपकी होगी, बिंदास लो आप, ठीक है। ये फील नहीं होने दूंगा मैं आपको कि मैं 1 रुपए में क्लास ले रहा हूं, ये ध्यान रखना। अपने माइंड से ये बात निकाल देना। मैंने अपने क्लासों के मतलब जो पोस्टर हैं, जितने भी कोर्स हैं, उनके अंदर ये डाल रखा है
कि अपने कोर्स की प्राइस कितनी है 15,000 और काट के मैंने 1 रुपये लिख रखा है। तो ये मत सोचना कि इसकी प्राइस एक्चुअली में 1 रुपये है, क्योंकि ये भी आपके दिमाग में इफेक्ट डालती है। अरे भाई साहब ये तो 1 रुपये में तो पढ़ा रहा है, ये तो फ्री पढ़ा रहा है एप्लीकेशन के ऊपर, तो बोले ये क्या ही कंटेंट देगा, क्या पढ़ाएगा, ढंग से नहीं पढ़ा पाएगा। इस चीज को दिमाग से निकालोगे ना कीड़े को, तभी जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। भाई एक तो क्या है, आपको कोई कोर्स फ्री में दे तो उसको कभी आप जिंदगी में खोल के नहीं देखोगे, और एक आप कोर्स लो 15,000 रुपए का, तो भाई साहब तुरंत लेने के बाद में आप कम से कम 5-10 क्लास लोगे जरूर, चाहे बाद में नहीं लोगे लेकिन लोगे क्लास उसके अंदर, क्योंकि मजबूरी आपकी 15,000 रुपए काटे हैं आपने। तो इस बात को दिमाग से निकाल देना कि ये कोर्स फ्री है। ये तो मैं क्या है कि शुरुआत का बैच बना रहा हूं, इसलिए फ्री चला रखा है मैंने। अब नेक्स्ट ईयर देखना इसकी फीस क्या रहेगी और किस तरीके का कंटेंट मैं आपको देने वाला हूं इसके अंदर, ठीक है। और अभी अगर फ्री है तो एंजॉय करो फिर मस्त, समस्या कहाँ आ रही है। तो मेरे प्यारे और लाडले बच्चों, मेरे एक बात बताओ, हमने क्या टॉपिक डाला था। बच्चे कह रहे हैं गुरुजी आपने डाला था ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। अब देखो पोस्टमार्टम करते कैसे हैं, मैं सिखाता हूं आपको। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, समूह समाकारिता। देखो भैया एक बात बताओ, आपने बीएससी पार्ट 3 के अंदर इस समाकारिता के बारे में कुछ पढ़ा था। अब सोचना, कुछ मत लिखो, मेरी बातों को सुनते रहो, जब लिखने की टाइम आएगी या लिखने का समय आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। मुझे एक बात बताइए कि समाकारिता के बारे में हमने थर्ड ईयर में कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है आपको? थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत। थर्ड ईयर में आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत ये पढ़ा था कि गुरुजी हमारे पास में कोई जी, हमारे पास एक क्या है, मेरे पास एक ग्रुप है, और ये आपका जी जो ग्रुप है, जी कॉमा स्टार, ये परिभाषित होता है किसी दूसरे जी डैश कोमा स्टार के ऊपर। मेरा जो ये अपना क्या है, अपना एफ है, एक फलन है, या फिर आप कह सकते हो मेरे पास फंक्शन जो है जी कॉमा स्टार, ये परिभाषित होता है जी कॉमा स्टार के ऊपर। या फिर आपने थोड़ा बहुत अगर देखा, अगर आपको याद है डीप में, तो आपने यहां पर क्या देखा था कि जी डैश कोमा ओ के ऊपर परिभाषित होता है कोई फंक्शन। ये हमने सीखा था थर्ड ईयर के अंदर। तो हमारा जो होमोमॉर्फिज्म है, समाकारिता है, ये क्या कहती थी अपन से, याद है आपको? इसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि मेरे पास में एफ ऑफ ए स्टार बी, अगर मैं इसमें समाकारिता लगा दूंगा तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं। दिस इज कॉल्ड समाकारिता, होमोमॉर्फिज्म। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? समझ में आ गई मेरी बात? और यहां पर एक बात और लिखा करते थे अपन कि जो भी एलिमेंट आपका लिया जाएगा वो लिया जाएगा आपके ग्रुप से। अब मैं यहां से आपकी साइकोलॉजी को बिल्ड करना चालू करूंगा। अब सुनना मेरी बात को, देखो आपने समाकारिता के बारे में पढ़ा बीएससी पार्ट 3 के अंतर्गत कि भाई इस प्रकार की कोई डेफिनेशन हुआ करती थी, ये मैंने थोड़ी कहा, आप सीख के आए हो बीएससी पार्ट 3 के अंतर्गत, ठीक है। आपने देखा कि भाई मेरे पास इस समाकारिता के अंतर्गत एक जी नाम का एक वर्ड आ रहा है। मुझे एक बात बताओ, ये जी क्या है? बच्चे कह रहे हैं गुरुजी ये जी जो है ना, ये मेरे पास में ग्रुप है, ग्रुप है। तो मैंने कहा कि भाई साहब ये ग्रुप क्यों है, भाई ये जो मेरे पास में जी है ये ग्रुप क्यों है? तो एक बच्चा कहता है गुरुजी ये जो जी आपके पास में है ये ग्रुप इसलिए है क्योंकि इसने ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रखा है। तो फिर मैंने कहा कि भाई ये ग्रुप होने से पहले कुछ और भी था। फिर एक बच्चा कहता है बिल्कुल सर, ग्रुप होने से पहले ये जो जी है ना आपका, ये जी आपका एक सेट था। क्या था? आपका एक सेट था। तो कहने का मतलब मेरे पास में एक जी आपके पास में क्या था, सेट था, लेकिन सेट से ये ग्रुप में चेंज हुआ। लेकिन कब हुआ? जब
ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमने उसको बताया और हमने उस जी के लिए ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया। अब आपको पता है ग्रुप की प्रॉपर्टीज आपने बीएससी पार्ट थर्ड में पढ़ी, ठीक है। वहां पर हमने 4 से 5 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। अब वो 4 से 5 प्रॉपर्टी आपको याद होगी और मैं ग्रुप के ऊपर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे यहां पर सुनो। उससे पहले मैं काम करता हूं, आपको बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से आपका सेट क्या होता है, क्योंकि आपको एक बात बताऊं ढंग से सुनना मेरी बात। पोस्टमार्टम हर चीज का होगा, खुल के होगा, टेंशन मत लो आप। हर चीज के बारे में आपको बहुत डीप में बताया जाएगा, इस बारे में निश्चिंत रहो। हम यहां पर अगर हमारा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हमारे दिमाग में पूरी एलजेब्रा को समझने के लिए, पूरी एलजेब्रा की समझ लेने के लिए हमारे दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट होने चाहिए। जैसे देखो, कॉन्सेप्ट का मतलब बताऊं, अपनी एलजेब्रा जो है ना उसका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार होता है बीएससी फर्स्ट ईयर से। जब बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने डिस्क्रिट मैथमेटिक्स पढ़ी थी ना, विविक्त गणित की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर आपने सेट के बारे में पढ़ा था। सेट के बारे में पढ़ा, सेट क्या होता है, ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वहां पर बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू, एलिमेंट कैसे बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेट, क्योंकि अगर मैं एलजेब्रा पढ़ने वाला हूं और एलजेब्रा के अंतर्गत अगर मैं ग्रुप की बात करता हूं तो ग्रुप आपका बनता है सेट से। क्योंकि अगर कोई सेट होगा, कोई नॉन एम्प्टी सेट, एक अरिक्त समुच्चय होगा, तो उस अरिक्त समुच्चय को ही मैं अपने ग्रुप में चेंज करता हूं, ठीक है। अरिक्त समुच्चय को ही मैं ग्रुप में चेंज करता हूं। याद है ना आपको प्रॉपर्टीज जो आपने थर्ड ईयर में पढ़ी थी, ठीक है, कि भैया इसमें इनवर्स प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक है, इसमें क्रम विनिमय लगा देंगे। वो प्रॉपर्टी याद है कि नहीं आपको? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, साहचर्यता प्रॉपर्टी हो गई। अरे सारी प्रॉपर्टी याद है कि नहीं है? वो प्रॉपर्टीज हम बात करेंगे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक सेट को ग्रुप में बनाएंगे और ग्रुप में बनाने के बाद में फिर अपने टॉपिक के ऊपर आएंगे। लेकिन उससे पहले जितनी भी ये रामायण है, जितना भी ये बेसिक ज्ञान है ना, इसको आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सब जानते हैं कि सेट क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, कैसे बना, कैसी प्रॉपर्टी उसने सेटिस्फाई करी, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे बच्चों को तो इसमें भी दिक्कत होगी कि सर ये ए कोमा बी बिलोंग टू जी लिखते क्यों हैं, क्या कहानी है इसके पीछे की, क्यों लिखते हैं ऐसा अपन। बात समझ में आ रही है आपको, क्यों लिखते हैं ऐसा अपन? बात समझ में आ रही है ना? तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा। अरे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, शुरुआत के 1 से 2 लेक्चर में मैं आपको बेसिक पढ़ा दूंगा। बेसिक पढ़ाने के बाद हम टोटली अपन टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन क्या होगा कि जब मैं एलजेब्रा में थ्योरम्स की बात करूंगा, किसी क्वेश्चन की बात करूंगा, तो वहां पर मैं कहूंगा कि भाई ये सिंबल मैंने वहां बता दिया था, ये प्रॉपर्टी आपको याद है कि नहीं है। तो फिर क्या होगा कि आप में से जो बच्चे इंटेलिजेंट थे उनको तो आता ही होगा, लेकिन जो बच्चे कमजोर हैं, कहते हैं गुरुजी हम तो बहुत कमजोर हैं। मेरे पास आया एक बच्चे का कॉल, गुरुजी मैं बहुत कमजोर हूं और मैं एमएससी करना चाहता हूं, क्या मैं कर सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो। तो वो जो कमजोर बच्चा है, अगर वो मेहनत करेगा, पढ़ेगा, तो भैया कमजोर और जो इंटेलिजेंट है दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। अब मेरी तरफ से दोनों समान है। अगर मैं कोई चीज किसी क्वेश्चन में काम में लूंगा, कोई थ्योरम के अंतर्गत, तो मेरी गारंटी या मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस चीज को पहले सिखाऊं, उस चीज को पहले सिखाऊं। लेकिन एक बात मैं और बोलूंगा, सारी चीजों को हटाकर साइड में एक बात मैं और बोलूंगा कि बच्चों देखो, हम एमएससी कर रहे हैं तो हमारी पहली प्रायोरिटी ये भी है कि हम एमएससी में बढ़िया नंबर से पास हो सके और बढ़िया परसेंटेज बना सके। और सेकंड नंबर पे हमारा ज्ञान वाला सिस्टम आता है, क्योंकि ज्यादा ज्ञान के चक्कर में भी हम एमएससी में फेल हो सकते हैं। तो भैया
ज्ञान साथ साथ में लेते रहो, अपने स्तर पर भी अपनी पढ़ाई को बढ़ाते रहना आगे की तरफ। मैं अपना फोकस एग्जाम के दृष्टिकोण से भी रखूंगा कि एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो सारे टॉपिक जो एग्जाम में आएंगे मैं उन पे ज्यादा फोकस करूंगा। आप टेंशन मत लो, जो टॉपिक मैं कराऊं, जो टॉपिकों के अंदर मैं बात करूंगा, उनके अलावा जब आप बुक्स पढ़ोगे बहुत सारी अलग अलग, तो वो आप उनके माध्यम से अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकते हो। लेकिन मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करना सिखाऊंगा बुक्स के माध्यम से, ठीक है। अब आप देखो एमएससी में आ चुके हो तो कोशिश करना कि यार बुक्स वगैरह ले आओ, आप बुक्स वगैरह ले आना। जो भी मेरे पास बुक्स चलती हैं 12th की बीएससी की सारी बुक्स आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है, केवल टाइम पास के लिए बीएससी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेरी क्लास वगैरह देखते हो तो फिर भी आपको काफ़ी अच्छा एक लेवल बन जाएगा और काफ़ी अच्छी नॉलेज आपको बन जाएगी, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए, हम कहाँ पहुंच गए? इस हिसाब से अगर मैं बात करूं होमोमॉर्फिज्म की, तो मैं कहां पे लेके चला गया आपको कि एक ग्रुप को समझने के लिए मेरे को सेट को समझना पड़ेगा, और सेट क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत। क्या करेंगे? बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर बात करेंगे। तो क्या यहां पर आपको ये अंदाज पसंद आया कि भैया हम बात करेंगे बिल्कुल जीरो से, क्योंकि सिंबल्स वगैरह के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम यहां पर फालतू की रामायण वगैरह तो लिखेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। एकदम फटाफट जितना हो सकता है अपने बेसिक ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। देखो बेसिक, बिल्कुल बेसिक, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जितना भी है ना, सबको मैं मिला के एक बेसिक लिखवाऊंगा आपको। देखो भैया, सबसे पहला पॉइंट आता है मेरा सेट। व्हाट इज द सेट? बच्चा कह रहे जी सेट के बारे में हमने बहुत बार पढ़ लिया है, थर्ड ईयर में पढ़ा था, सेकेंड ईयर सब जगह पढ़ा था। सेट की डेफिनेशन तो वही रहेगी भैया कि अलग अलग, या फिर आप कह सकते हो कि सुपरिभाषित और सुव्यवस्थित वस्तुओं का संग्रह ही एक समुच्चय कहलाता है, सेट कहलाता है। एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, वेल अरेंज डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। बात समझ में आ रही है आपको? अब इन चीजों को रखो साइड में। मैं कह तो रहा हूं आपसे, मैं एक बात बोली थी आपसे कि एमएससी में इन थ्योरी, इन रट्टाफिकेशंस को पीछे छोड़ दो, अपना दिमाग इन फालतू की कचरा डेफिनेशन से मत भरो। अब आप अब डायरेक्ट बात करो, पॉइंट टू पॉइंट, खत्म। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो मेरे पास में सेट है अपने पास में, और सेट के अंदर हम एलिमेंट्स की बात करें, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया भाई साहब कि मेरा एग्जाम्पल ले लिया मैंने कि नेचुरल नंबर मेरे पास में क्या है? प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या हम एन से शो करते हैं। तो नेचुरल नंबर जो प्राकृत संख्या है, इनको दिखाने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका कि किस तरीके से अपन ने इनको रिप्रेजेंट किया और क्या इसका सेट होता है, 1, 2, 3, 4, ये इस तरीके से। तो आपने देखा कि इस सेट के अंतर्गत जब एलिमेंट हमने देखे तो वो कैसे हैं भैया? वेल डिफाइंड। कोई भी अगर मेरे पास सेट होगा उसके अंतर्गत एलिमेंट्स को लिखने का तरीका कैसा होगा? वेल डिफाइंड, वेल अरेंज्ड भी आप बोल सकते हो। तो यहां पर आप कह सकते हो कि सेट एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके अंतर्गत एलिमेंटों को वेल डिफाइंड तरीके से हमें अरेंज करना पड़ेगा और उसका एक कलेक्शन बनेगा। जैसे मेरा 1, 2, 3, 4 है, इस पूरे का कलेक्शन है, उसको मैं नाम दे दिया एन, नेचुरल नंबर। तो ये क्या बन गया? मेरा सेट बन गया। एक बात ध्यान रखना कि सेट के अंतर्गत हमेशा एलिमेंट जो होंगे वो वेल डिफाइन होंगे, लेकिन साथ साथ में एलिमेंट कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होंगे। सारे एलिमेंट कैसे होंगे? डिफरेंट डिफरेंट होंगे। आप ये भी लिख सकते हो कि भैया एलिमेंट मेरे पास जो होगा वो कैसा होगा? डिफरेंट डिफरेंट होगा। कभी भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करता है। तो मैं एक बात बताऊं आपको, एग्जाम्पल कर, तो यहां पे एग्जाम्पल लिख लिया आपने नेचुरल नंबर का। इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा और सीख लो नंबर सिस्टम के बारे में साथ के साथ ही, तो भैया नेचुरल नंबर जो होता है
आप उसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो जैसे मैंने करा आपका, ठीक है। नेचुरल नंबर आपका हो गया। इसके अलावा भी जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दे दिया भैया, ये सिंबल अगर आपको याद है तो आप अलजेब्रा में कहीं पर नहीं रुकोगे। नेचुरल नंबर को ऐसे लिखते हैं। हम बात करें डब्लू की, डब्लू क्या होता है भैया मेरे पास में? डब्लू होता है भूल नंबर, पूर्ण संख्या इसे कहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं अपना इंटीजर नंबर, हम जेड की बात करते हैं। तो जेड को रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस प्रकार से, ऐसे कर सकते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है। ये मेरे पास में क्या हो गया? जेड, जेड बोल दो या फिर आप कह दो आई। इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्याएं होंगी। पूर्णांक संख्याओं के अलावा हम बात करें तो अपना क्यू हो गया, और ये मेरे पास में क्यूसी हो गया, ठीक है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और इसके अलावा हम बात करते हैं अपना रियल नंबर हो गया। वास्तविक संख्याओं की हम बात करें, रियल नंबर का सेट। इन सभी सेट्स के बारे में आपको पहले से पता है, बहुत बार सीख चुके हो, लेकिन मैं सिंबल बता रहा हूं कि किस तरीके से आप संख्याओं को डिनोट किया करते हो। उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल आप पढ़ते हो भैया कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो पढ़ते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देखा है ना आपने, आप थर्ड ईयर में पढ़ के आए हो आप कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याओं के बारे में। तो हमने क्या देखा कि एक सेट जो होगा उसमें वेल डिफाइंड आपके क्या होंगे? एलिमेंट होंगे। ब्रैकेट में लिख लो भैया एलिमेंट। अब इन चीजों को देखो अपने हिसाब से आप अरेंज कर सकते हो, बस मैं केवल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं कि वेल डिफाइंड मेरे पास में एलिमेंट होंगे। एलिमेंट्स क्या होंगे? मेरे पास डिस्टिंक्ट्स होंगे। तो ये स्ट्रक्चर जो बनेगी वो मेरे पास में एक सेट का निर्माण करेगी। एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दिया, समझने की कोई आवश्यकता है? ठीक है। नॉर्मली सेट से हमने डेफिनेशन चालू करी, सेट क्या होता है वो मैंने बताया, किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, और नॉर्मली नंबर सिस्टम के सेटों को मैंने आपके सामने पेश किया है। आगे चलो, मैं उतार सकते हो इस चीज को आप। चलो इसके बाद हम बात करते हैं, आगे चलते हैं फटाफट, हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, एक समुच्चय का निरूपण किस प्रकार किया जा सकता है? देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में आप सबसे पहले बात करते हैं अपन नॉर्मल। देखो आपने बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत इन चीजों को पढ़ा है। जब आप सेट का निर्माण करते हो तो रिप्रेजेंट करने के दो तरीके थे, याद करो। एक तो था मेरे पास में सिंपल रोस्टर फॉर्म, एक था आपके पास में सेट बिल्डर फॉर्म। हेलो, बात समझ में आ रही है आपको कि सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके थे? एक तो था रोस्टर फॉर्म, या फिर आप इसे टेबुलर फॉर्म भी कहते हो। अरे बुक्स पढ़ी ना आपने बीएससी फर्स्ट ईयर की। और दूसरा क्या था? सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैं यहां पर साफ साफ लिख दूं कि यहां पर एक तो अपना सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है भैया? एक तो है मेरे पास में रोस्टर फॉर्म, और एक मेरे पास में इसे रोस्टर फॉर्म के साथ साथ टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ सेकंड नंबर पे हम बात करें सेट बिल्डर फॉर्म। समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट को दिखाने का तरीका, जैसे मैंने कहा कि भाई रियल नंबर का मेरा एक समुच्चय है, एक सेट है, तो मैं उसको लिख दूंगा सिंपल 1,2,3,4। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? आपका रोस्टर फॉर्म बन जाएगा, जिसे मजले ब्रैकेट के रूप में आपके एलिमेंटों को दिखाया जाता है। और वहीं पर हम बात करें कि मेरे पास में कोई सेट ए है और उसमें मेरे पास में कोई एलिमेंट है और वो एक्स एलिमेंट है, और उस एक्स एलिमेंट में मैंने कहा कि भैया एक्स जो एलिमेंट आपका होगा ये कितना है? आपका 6 से बड़ा है, ठीक है। और मैंने कोमा करके लिख दिया कि जो मेरे पास में एक्स होगा ये बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। तो अब आप यहां पर साफ साफ देख सकते हो कि ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है, समुच्चय निर्माण रूप है। ये मान के चलो कि जिन बच्चों को इसके बारे में पता नहीं है कि व्हाट इज द सेट बिल्डर फॉर्म, ये मान के चलो कि पूरी एलजेब्रा का एक तरीके से निर्माण है ये। यहां से आपकी एलजेब्रा बनना चालू होती है कि भैया अगर कोई सेट मेरे पास में है, अब इस चीज को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब आप यहां पे देख सकते हो कि मैंने ए बराबर लिखा कि एक्स
और मेरे पास सच दैट x मेरे पास में जो होगा ये 6 से क्या है, छोटा है, और x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। तो क्या क्या संख्या आ सकती हैं कि नेचुरल नंबर ऐसी संख्याएं बिलोंग करवा दी मैंने जो 6 से छोटी होंगी, तो मैं यहां पर आराम से इस सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में चेंज करना चाहूं तो सेट ए का जो मान होगा वो आपके सामने है भैया। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लो कि ए का मान कितना हो जाएगा मेरे पास में 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि 5 ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से छोटी हैं। तो ये क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म से मैं रोस्टर फॉर्म में चेंज हो सकता हूं, जो कि आपके सामने मैंने करके बता दिया है। तो बताइए भाई साहब, ये आपका सेट का है। अरे भैया जल्दीबाजी मत करो, कई बच्चे क्या सोच रहे हैं, अरे गुरुजी ये क्या पढ़ा रहे हो, ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं, ये सारी चीजें हमें आती हैं। अरे भैया आती हैं तो कोई बात नहीं है, पेशेंस के साथ लेक्चर को देख तो सकते हो। फिर जब आप थ्योरम्स करोगे और फिर वहां पे अरे यार ये तो पढ़ा ही नहीं, ये क्या पढ़ा दिया सर ने, ये क्या आ गया। तो सारी चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो आपको नहीं आती होंगी, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको आते भी होंगे। तो जो आती है ना अच्छी बात है, जो नहीं आती है वो सीख लो। यही सही है कि नहीं बात, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि यह आपका क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है, समुच्चय निर्माण रूप इसे अपन कहते हैं। क्या ये मेरी बात समझ में आपको आ गई है, ठीक है। कई बच्चों के मन में ये भी डाउट होगा कि सर लेक्चर्स कितने कितने घंटे के आप लोगे। भैया 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा का लेक्चर आराम से होगा। और अभी आप अलजेब्रा पढ़ते रहो, 10 से 15-20 दिन के बाद आपका एक पेपर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो भी मैं पैरेलल में चला दूंगा। तो एक दिन अपन पढ़ेंगे अलजेब्रा लगभग 1.5 घंटे समथिंग, और एक दिन अपन पढ़ लेंगे डिफरेंशियल, ताकि हम दोनों पेपर्स को साथ साथ लेके चल सके। प्रॉपर काम होगा। जैसा मान के चलो कि आपने 15,000 रुपए मेरे पास जमा करा दिए हैं और सर पढ़ा रहे हैं, और आपको रेगुलर क्लास आपको लेनी है। देखो मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 में से 6 दिन, 5 दिन आपको क्लास में प्रोवाइड करवाऊं, क्योंकि आपको पता है हफ्ते में कभी कभार संडे को छुट्टी भी लेनी पड़ जाती है, और कभी बीच में काम पड़ जाता है, तो इसलिए कभी कभार क्लास नहीं भी हो पाती है। बात क्लियर हो गई भैया, ठीक है। ये लिख लिया होगा साहब आपने, सिंपल लिख लो बस कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सारी चीजें लिख लो आप, ठीक है। उसके बाद में ये चीज आपने लिख ली ना, हम आगे चलते हैं। देखो भैया इसके बाद हम बात करते हैं 3rd नंबर पे, आपने पढ़ा है सबसेट। सारी चीजें पढ़ी हुई है आपकी, ये सारी की सारी, बस उन्हीं को मैं रिवाइज करवा रहा हूं। सबसेट उप समुच्चय क्या होता है भाई, मेरे पास में मान लीजिए मेरे पास में 2 सेट है, एक मेरे पास में P आपका एक सेट है, वहीं पर आपका एक दूसरा क्या है, सेट S है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं P और S के लिए, भाई P भी मेरे पास में एक सेट है और S भी मेरे पास में एक सेट है, तो उस कंडीशन में अगर मैं सब सेट की डेफिनेशन को दिखाना चाहूं तो मैं क्या कह सकता हूं भाई साहब, कि यहां पर जो P होगा ना, अगर S का सबसेट है तो मैं उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। ये होता है तरीका रिप्रेजेंट करने का किसी भी सबसेट को। ये सारा, ये सब कुछ जो है आप जानते हो, कंप्लीट जो बातें हैं आप जानते हो कि किसी भी सबसेट को, अगर मेरे पास में 2 सेट है, P भी मेरे पास में एक सेट है, यहां पर इस कंडीशन में P आपका सेट है, आपके पास S आपके पास में एक सेट है, लेकिन इस कंडीशन में ये जो आपका P है ये बन चुका है आपका सबसेट, और यहां पर S क्या है, आपका सेट। क्योंकि सिंबल आपका दिखा रहा है कि भैया P के अंतर्गत जितने भी आपके एलिमेंट है ना, वो सारे के सारे कहां पर प्रेजेंट है, S में। तो वही तो होता है कि भाई अगर मेरे पास में पूरे एलिमेंट, मान लो मैं P हूं और P के सारे एलिमेंट कहाँ है, S में, तो P S का सबसेट बन चुका है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने कहा कि भाई ये चीज है, ये बड़ा वाला जो सेट है ये किसका है, S का, ये छोटा वाला सेट किसका है, P का। तो भैया दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती कि जो P मेरे पास में वो S का सबसेट, क्योंकि आपको पता है P के अंतर्गत मान लो कितने भी एलिमेंट आए, वो सारे के सारे एलिमेंट S में भी प्रेजेंट है, और यही बात आपका सबसेट कहता है। कभी मान लो आपसे कोई कहे कि भाई P सबसेट S का है, तो क्या S सबसेट P का होगा, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है। कारण क्या है, देखो आपका मान लो ये S, ये P, S आपका बड़ा सेट है,
P आपका छोटा सेट है। अगर मैं इस P की बात करता हूं तो P आपका सेट सबसेट बन गया S का। लेकिन जब मैं कहूं कि S P का सबसेट बन सकता है क्या, कभी नहीं बन सकता, क्योंकि भैया ये हम कितना बड़ा सेट है और ये कितना छोटा सेट है, तो क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें आ सकते हैं क्या, कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो वो चीज संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं ना आपसे कि भाई कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता, तो वो केस कौन सा है, वो केस ये है कि मान लो P और S मेरे पास में दो सेट हैं और वो सेम टू सेम है। मतलब जैसे ये मैंने P बनाया वैसे ही सेम टू सेम, बिल्कुल जैसे मैंने इसको येलो से बना दिया वैसे मैंने इसको व्हाइट से बना दिया, सेम टू सेम। मान लो कि बिल्कुल इसके जस्ट ऊपर ऊपर, मतलब इसमें दो सेट है, एक P भी है और एक S भी है। मतलब P के सारे एलिमेंट S में है और S के सारे एलिमेंट P में है। अगर दोनों सेट समान है, मान लीजिए मैं यहां पर, ये बात तो यहां पर क्या हुई कि भाई P छोटा है और S बड़ा है, तो सीधी सी बात है P S का सबसेट बन जाएगा। लेकिन बाई चांस मान लीजिए आपका P और S दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। एक काम कर लीजिए, इस केस को आप स्पेशल केस बना के लिख लीजिए। ठीक है, ये केस बीच में आपको मेरे को याद आ गया, आप यहां पर एक नोट बना के लिखो मेरे प्यारे और लाडले बच्चों, ये बहुत काम का नोट है। भाई मैंने अभी क्या कहा आपसे कि भाई आपका जो P सबसेट S आपका सेट, P सबसेट क्यों बना, क्योंकि ये छोटा है, इसमें से जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, मान लीजिए S के पास में 10 नंबर है और P के पास 4 है, तो कहने का मतलब जो यहां पे 4 है वो इसके पास भी है, तो P आपका सबसेट बन गया ऑटोमेटिक सेट S का। लेकिन अब मेरी बात सुनना, अगर बाई चांस मान लो P आपका S के बराबर हो जाए, ये दोनों आपके बराबर हैं, P और S दोनों क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, तो भाई साहब उस कंडीशन में क्या होता है देखना। मैं यहां पर सबसे पहले क्या लिख सकता हूं, पहली कंडीशन में मैं लिख सकता हूं कि जो P आपका सबसेट है वो S का, बिल्कुल लिख सकता हूँ ये बात, क्योंकि P और S दोनों बराबर हैं। उसी प्रकार मैं दूसरी बात क्या लिख सकता हूँ कि जो S है ना वो आपका सबसेट किसका है, P का। अब ये बात दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती कि मैंने गलत लिख दिया है। भाई बताओ गलत कैसे लिखा मैंने, अगर दोनों एलिमेंट बराबर हैं, एलिमेंट नहीं दोनों सेट, मतलब P भी मेरे पास में क्या है, सेट, S भी मेरे पास में क्या है, सेट। अगर ये दोनों बराबर हैं, मान लीजिए कि P के अंदर भी 10 नंबर है और S में भी 10 नंबर है, दोनों आपस में बराबर हैं, तो मैं यहां पर ये बात लिख सकता हूं। ये चीज आपको बहुत ही सिंपल सी लग रही होगी, लेकिन जब थ्योरम्स में स्टेटमेंट काम आएगा कि भैया P को S का सबसेट बनाइए, S को P का सबसेट बनाइए, उस कंडीशन में ये बात बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। तो जब दो आपके सेट आपस में बराबर हों तो इस तरीके से आपका ये प्रूफ किया जाएगा। क्लियर, तो ये आपका सबसेट हो गया। सबसेट को आराम से लिखिए, रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, और सारी बातें P सेट है S सेट है, तो भैया P आपका सबसेट कहलाएगा, लेकिन कब कहलाएगा, इस सिंबल के ऊपर ध्यान रखना। सिंबल भैया बहुत कुछ बता रहा है, ठीक है। सारी चीजें शॉर्ट फॉर्म में चलेंगी, यहां पर आपको ज्यादा मतलब वो थ्योरी वगैरह का जो सिस्टम है वो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना भैया, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं मैं, सबसेट हो गया अपना। चलो अब इसके आगे देखो, मैंने आपको सेट के बारे में बताया, मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की जो पूरी बुक है ना डिस्क्रीट वाली, उसको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा। कैसे, शॉर्ट फॉर्म में जो आपके काम की बातें हैं। प्यारे बच्चों, अब सेट के बाद हमने देखा सबसेट देख लिया, उसके बाद अब छोटा सा देख लो फटाफट से, टाइप ऑफ सेट। ज्यादा डीप में नहीं घुसना है, लेकिन सेट के टाइप पढ़ते हैं कि ये कितने प्रकार के आपके सेट होते हैं। तो मैं अगर इनमें बात करूं तो सबसे पहले अपना सेट आता है एम्प्टी सेट। क्या आता है भैया, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट की बात करता हूं मैं, तो एक ऐसा सेट जिसके पास में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो। नाम से स्पष्ट है कि एक ऐसा एलिमेंट, सॉरी एक ऐसा सेट जिसके पास में कोई भी एलिमेंट नहीं हो, एम्प्टी सेट कहलाता है। तो भैया सिंपल मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं ऐसे, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट काम करो कि भाई कोई मेरे पास में ए आपका एक सेट है जिसके पास में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि वो आपका एम्प्टी सेट है।
अब एक बात बताऊं, बीएससी फर्स्ट ईयर का ही एक सवाल है छोटा सा, जो बच्चों के मन में अक्सर आता है। बच्चे कहते हैं गुरुजी क्या ए सेट मेरे पास में जो है उसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, क्या ये भी आपके पास में एक एम्प्टी सेट है? भाई साहब ये आपका एम्प्टी सेट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अगर मैं बात करता हूं किसी भी सेट में एलिमेंट को शो करने का तरीका होता है ये, अगर मैंने इसको मजले ब्रैकेट में लिखकर फाई बना दिया तो मैं ये कहना पड़ जाएगा मेरे को मजबूरी में कि यहां पर कोई ना कोई एक एलिमेंट प्रेजेंट है, और एलिमेंट का नाम क्या है? फाई। ठीक है, तो इसलिए जनरल फॉर्म में जब कोई भी एलिमेंट नहीं होता है तो उसे फाई से शो करते हैं। अगर आपने इसको मजले ब्रैकेट में लिख दिया ना तो ये आपका सेट चेंज हो जाएगा, ये आपका एम्प्टी सेट नहीं रहेगा। बात क्लियर? उसके बाद में एम्प्टी सेट हो गया, डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं लिखनी भैया, हम बच्चे नहीं रहे हैं, अब हम मास्टर्स कर रहे हैं, हम चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं, ना कि हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट के बाद में एक सेट आता है आपके पास सिंगलटन सेट। ये सारी चीजें मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक में से लिखा रहा हूं, अभी मैं जस्ट पढ़ाया था उनको, ये सेमेस्टर में है उनके। सिंगलटन सेट, तो सिंगलटन सेट क्या होता है आपका? एक ऐसा सेट जिसके पास में केवल वन एलिमेंट हो, नाम से स्पष्ट है। तो मैंने एग्जांपल दे दिया यहां पर कि भैया अभी जो हमने बात करी थी ना कि भाई ए जो मेरे पास में है, अगर मैं ऐसा लिख दूं ना तो ये आपका सिंगलटन सेट बन जाएगा। हालांकि ये कोई फिक्स नहीं है, आप इसका एग्जांपल एक और ले लो। मैंने कहा इसका एग्जांपल ले लिया मैंने कहा कि ए मेरे पास में कोई सेट है, इसके पास में वन है, तो वन क्या है? एक एलिमेंट है, मतलब एक एलिमेंट होना चाहिए, वो कोई सा भी हो, 5 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, हमें कोई मतलब नहीं है, बट वो आपका सिंगल सेट बन जाएगा। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर? तो यहां पर एम्प्टी सेट हो गया, अपना सिंगलटन सेट हो गया। इसके अलावा भी आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में सेट पढ़े तो हैं, जैसे आपने पढ़ा है फाइनाइट, पढ़ा है फाइनाइट के अलावा इन्फिनाइट हो गया, वो भी लिख लो, वो भी थोड़ी बहुत काम की बात तो दिखा देते हैं आपके लिए। तो थर्ड नंबर पे बात करते हैं फाइनाइट सेट। बोरिंगनेस महसूस मत होने देना, पहले कह रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल फाइनाइट सेट वैसे होने मैंने दूंगा, लेकिन आप टेंशन मत लो उस चीज के लिए। तो फाइनाइट सेट हो गया अपना। फाइनाइट सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट कैसे हो? फिक्स हो, जिनको हम गिन सकें। जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे पास में एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास कोई सेट है, इसमें मैंने कहा 1,2,3,4, मेरे पास एलिमेंट कैसे हैं? मेरे पास फिक्स है, तो ये आपका हो गया फाइनाइट सेट। ये क्या हो गया? मेरे पास में फाइनाइट आपका सेट हो गया। अब उसके बाद में हम बात करते हैं फोर्थ नंबर पे इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। परिमित, अपरिमित, खाली समुच्चय, हिंदी मीडियम वाले समझ गए ना? चलो भैया, तो यहां पर इनफिनाइट सेट की बात करता हूं, तो एक ऐसा सेट, एक ऐसा समुच्चय है जिसके अंतर्गत हमें पता ही नहीं है कि उसमें कितने एलिमेंट हैं और कितने नहीं हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे पास में कोई सेट है और मैंने कहा उसका नाम एस है, और इस एस सेट में एलिमेंट ले लिए मैंने कि 1,2,3,4, और ये आगे तक चलते जा रहे हैं, और मुझे पता ही नहीं है कि इसमें कितने सेट होंगे। हालांकि आप इस एस की जगह एन भी कर सकते हो। नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसमें एलिमेंट इतने होते हैं, नेचुरल नंबर के एलिमेंट में अब पता नहीं भाई कितने एलिमेंट आएंगे आगे, मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ तक जा रहा है कहाँ तक नहीं जा रहा, तो हमें पता ही नहीं है भाई साहब। तो जिस सेट के अंतर्गत आपका जो एलिमेंट है उसके बारे में कोई पता नहीं है कि कितने आएंगे, इन्फिनाइट एलिमेंट आएंगे, उसे कहते हैं इन्फिनाइट सेट। तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं, लेकिन जब अपन किसी लैंग्वेज में यूज करेंगे इन्फिनाइट सेट, फाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, तो क्या होगा? और एक बताऊं आपको, से एम्प्टी सेट हो गया ना, एक और लिख लो आप, ये जो वर्ड मैं लिखने वाला हूं ना, ये वर्ड बहुत काम आएगा आपके। ये मान के चलो आप कहोगे कि सर ये मतलब इतनी बार काम आ गया, आपने बीएससी पार्ट थर्ड में भी इसका बहुत बार नाम सुना है। क्या नाम है? नॉन एम्प्टी सेट। एक तो आपके पास सेट होता है एम्प्टी सेट, एक होता है आपके पास में नॉन एम्प्टी सेट। एक ऐसा सेट जिसके पास में कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट हो। ए सेट कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट तो वो रखे अपने पास। बात समझ में आ रही है? तो उसे कहते हैं नॉन एम्प्टी सेट, मतलब देयर इज अ प्रेजेंट एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट तो वहां पर होना चाहिए।
अगर ऐसा होगा तो वो आपका एक नॉन एम्प्टी सेट कहलाएगा। तो नॉन एम्प्टी सेट को हम शो कर सकते हैं, भाई साहब किसी से शो कर दो, जैसे मैंने पी कर दिया और पी मेरे पास में एक सेट है और नॉन एम्प्टी सेट होगा अगर इसमें कोई ना कोई एलिमेंट जैसे 1,2,3 है, तो मैंने एलिमेंट लिख दिया, तो यहां पर क्या हो गया, ये आपके पास में एक नॉन एम्प्टी सेट हो गया। ये वर्ड ये मान के चलो कि पूरी बीएससी पार्ट थर्ड में जब आपने अलजेब्रा पढ़ी थी ना, तो आपके ग्रुप में होमोमॉर्फिज्म, नॉर्मल सब ग्रुप, जितने भी आपने टॉपिक पढ़े थे सभी के अंतर्गत इस वर्ड को आपने बहुत बार यूज लिया। नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सबसेट, ये सारे जो वर्ड हैं आपने काफी बार यूज लिए हैं। तो क्या अब मेरी बात क्लियर हुई कि जब भी मैं यहाँ पर एम्प्टी, सिंगलटन, फाइनाइट, इन्फिनाइट, नॉन एम्प्टी सेट इन सब का यूज करूंगा तो सारे बच्चे घबराएंगे नहीं और प्रॉपर वे में चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे। क्योंकि अगर मान लो आप किसी चीज़ के बारे में सुनते हो और उसके बारे में आपको पता है तो मजा ही डबल हो जाता है चीज़ों को सीखने का। अभी मान लो नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ और नंबर सिस्टम में आपने सारी संख्याओं का नाम पहले से जानते हो, पता है आपको, तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी। आप कहोगे मजा आ गया, मर जानी लाइफ। ठीक है, आपने देखी है ना मूवी मुन्ना भाई MBBS, तो उसमें आते हैं ना मर जानी लाइफ, अंकल जी भाई साहब। चलो ये बात हो गई ना सारी, नॉन एम्प्टी सेट के बारे में हो गया। अब उसके बाद सेट के अंतर्गत ही एक छोटा सा टॉपिक था, मैं आपको बताऊं। एक मेरे पास में आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, सुना है आपने? किसके बारे में? कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। मतलब अगर मेरे पास में कोई दो सेट हैं, अगर मैं उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करता हूं तो क्या होता है, उनके एलिमेंटों को आपस में गुणा कर देंगे हम। भाई उनके एलिमेंट जो है ना उनको आपस में गुणा कर देंगे। हालांकि ये चीज भी आपके काम आएगी इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर, जो अभी आप सेकंड टॉपिक देख रहे हो ना, हमारी जो अलजेब्रा है उसमें यूनिट नंबर सेकंड में, सॉरी यूनिट नंबर सेकंड नहीं, टॉपिक सेकंड अपना इनर प्रोडक्ट स्पेस या फिर प्रोडक्ट स्पेस की मैं बात कर रहा था ना, वहां पर ये चीजें काम आने वाली हैं आपके। तो हेडिंग डाल के यहां पर लिख लीजिएगा भैया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, कार्टेशियन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। दो समुच्चयों का अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देता हूं, जैसे मैंने कहा कि मैं A क्रॉस B कर देता हूं, तो क्या होगा अगर मैं इसके सेट बिल्डर फॉर्म की बात करूं, तो A और मेरे पास में जो B होंगे मेरे पास एलिमेंट, वो कहाँ बिलोंग करेंगे? या फिर देखो आप यहाँ पर ये सिंबल यूज ना करके ये भी यूज कर सकते हो कि A आपका बिलोंग करेगा कैपिटल A के अंदर और B आपका बिलोंग करेगा कैपिटल B के अंदर। ये आपका क्या कहलाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। किन्हीं भी दो समुच्चयों का अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं तो वो आपका कहलाता है ये। अब ये डेफिनेशन है, अब इस डेफिनेशन का अब मतलब सीखो कि जब मैं आपको सिखा चुका हूं कि व्हाट इज द सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, वो यही तो है कि जब हम किसी भी एलिमेंटों को मजले ब्रैकेट में एल्जेब्रिक फॉर्म में डिनोट करें कि भाई कौन सी चीज कहां है, तो वो आपका होता है सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे आपने कहा कि भाई A क्रॉस B हमने किया, दो सेट हैं A और B। अब ये दोनों सेटों को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो इनके अंतर्गत जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा ना, वो A और B की फॉर्म में आएगा। ठीक है, और ये A कहाँ बिलोंग करेगा? कैपिटल A के अंदर, और B कहाँ बिलोंग करेगा? कैपिटल B के अंदर। तो ये चीज आपको दिख रही है साफ साफ, ये जो चीज है ना आपको साफ साफ दिख रही है, क्लियर एकदम। तो ये बात आपका हो चुकी है। उसके बाद में एक टॉपिक बताऊं आपको जो कि सेट से रिलेटेड है। वो टॉपिक है, अगर मैं दो सेट को इक्वल करता हूं ना, तो वो बात मैं आपको सिखा चुका हूं जस्ट अभी नोट के माध्यम से। स्पेशल टॉपिक के नाम से जाना जाता है भैया इसको, कौन से? देखो ये, हाँ ये रहा, ये मैंने जो नोट लिखवाया था ना अभी आपको, ये जो मैंने नोट लिखवाया है कि जब हम दो सेट की इक्वलिटी की बात करें, दोनों मतलब समुच्चयों को आपस में बराबर करें, तो कौन सा केस आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है भैया? ये काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब इस केस को कहते हैं इक्वलिटी ऑफ टू सेट, इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स। दोनों समुच्चय अगर बराबर हों तो क्या केस बनते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसलिए इसको स्पेशल हाईलाइट कर लेना भैया।
बिल्कुल अपने नोट्स बनाओ, शॉर्ट्स एंड स्वीट, बढ़िया, मतलब ज्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए और सारी बातें भी उसके अंदर अपनी इकट्ठी हो जाएं। ये काम करना है अपन को, ठीक है। उसके बाद में एक छोटी सी चीज और बताओ आप, आपने नाम सुना है गणनता, किसी भी समुच्चय की गणनता, इंग्लिश में कहते हैं कार्डिलिटी ऑफ सेट्स। समुच्चय की गणनता क्या होती है? चलो बात करते हैं, यहां पर गणनता की बात कर लेते हैं। कार्डिनलिटी कहते हैं इसे, ऑफसेट की बात करते हैं अपन। तो भाई साहब अगर मेरे पास कोई सेट है, मैं यहां पर डेफिनेशन थोड़ी लिखवाऊंगा, डायरेक्ट एग्जांपल दूंगा आपको मैं, बच्चे थोड़ी हो आप। मैंने कहा कि भाई मेरे पास कोई सेट ए है, इस सेट में 1 2 3 4 4 एलिमेंट है। तो हमारी जो ये सेट ए की बात करूं, मैं इस सेट की कार्डिनलिटी की बात करूं, गणनता की बात करूं, तो वो होगा 4। मतलब कार्डिनलिटी की डेफिनेशन क्या हो गई? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। जो आपका सेट होगा जिसमें कितने नंबर्स होंगे, ये आपकी क्या कहलाएगी? गणनता कहलाएगी, कार्डिनलिटी कहलाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है भैया, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं आपको। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं सिंपल, तो ये जो अपना सेट ए है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अपन? मोड ए इज इक्वल टू 4, मतलब इसकी जो कार्डिनलिटी है वो कितनी आ गई? 4 आ गई। तो मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर का जो बेसिक ज्ञान है ना, वो मैंने इस लेक्चर में कवर कर लिया। बीएससी फर्स्ट ईयर में नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर, अपना रेशनल, इरेशनल, रियल, इंटीजर, वूल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारा आपका क्लियर होना चाहिए। ये तो आपने बचपन में सीख लिया, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने शुरू में बता भी दिया ना आपको, डब्ल्यू एन क्यू क्यू सी आर जेड के बारे में बता दिया। उसके बाद में बात करते हैं सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म हो गया, और उसके अलावा अपना कार्डिनलिटी हो गई, इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स हो गया, ठीक है। ये सारे जो टॉपिक हैं, सेट के टाइप हो गए, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट, इनफिनाइट, ये क्या है? ये आप याद करो, छोटी क्लासों की जब मैं बात करता हूं, दूसरी तीसरी क्लास में गुरुजी कहते थे भैया ये इंग्लिश की किताब की एक छोटी सी मीनिंग बुक ली है ना। एक मीनिंग की बुक आती थी छोटी सी, इतनी सी, 3 रुपए की, 4 रुपए की आती थी, शायद आपके टाइम पे आती थी क्या? अरे भैया आप मेरे से कितने छोटे होंगे, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि आपके टाइम पे तो आती होगी वो मीनिंग की बुक आती थी एक छोटी सी इंग्लिश की। तो मैं क्या कर रहा हूं, पूरी एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा के साथ एडवांस एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा की छोटी छोटी जो शब्दावली है, जो आपकी मीनिंग है ना, उनको तैयार कर रहा हूं मैं। ये क्या है? आपका बेसिक ज्ञान, बीएससी फर्स्ट ईयर हो गई। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का पूरा बेसिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद में अपने टॉपिक पे आएंगे ग्रुप होमोमोर्फिज्म के ऊपर, समूह समाकारिता के ऊपर, ठीक है। इनके अलावा भी एक छोटा सा काम करो आप एक काम करो, एक छोटा सा नोट और लिख लेना, लास्ट एंड फाइनल, एक छोटा सा नोट और लिख लेना। देखो एक सिंबल आता है मेरे पास में, जैसे कि एक सिंबल है, सिंपल मेरे पास, ये सिंबल है मेरे पास में बिलोंग टू का, इससे क्या कहते हैं? बिलोंग टू। लिख लेना आप यहाँ पे, बीएससी में आपने सीख लिया तो अच्छी बात है। बिलोंग टू का मतलब कोई एलिमेंट है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पर, एग्जांपल दिया कि भाई ए जो है ये बिलोंग करता है कैपिटल ए के अंदर, मतलब ये जो ए आपका एलिमेंट है, ये कैपिटल ए सेट का एक एलिमेंट है, और बीच में क्या है? बिलोंग टू, मतलब संबंध रखता है, ये इसी में प्रेजेंट है। उसके बाद इसी का छोटा भाई, इसे कहेंगे नॉट बिलोंग टू, तो ये क्या आएगा मेरे पास में? संबंध नहीं रखता है, नॉट बिलोंग टू। बिलोंग्स कर देना इसको ना, बिलोंग्स टू, मतलब संबंध नहीं रखता है, तो मैं ए लिख दूंगा, ए नॉट बिलोंग्स टू ए। थर्ड नंबर की हम बात करें तो एक सिंबल और है थर्ड नंबर पे, इसे कहते हैं फॉर ऑल। क्या है भी इसका नाम? फॉर ऑल, ठीक है। फॉर ऑल, फॉर ऑल का मतलब कि भाई जैसे मैंने कहा कि भैया मेरे पास में ये एक्स है, ठीक है, और ये बिलोंग टू कहाँ कर रहा है आपका? एक्स है, और मान लीजिए कि ये मैंने लिख दिया एक्स ग्रेटर देन 10 लिख दिया मैंने, मान लो, ठीक है।
अब यहाँ पे मैंने कहा कि फॉर ऑल जितने भी मेरे पास में x के एलिमेंट आएंगे वो कहाँ से बिलोंग, अपना x बिलोंग टू अपना नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस फॉर ऑल का सेंस क्या निकलता है कि जितने भी एलिमेंट मैं यहां पर x के लेने वाला हूं वो सारे के सारे एलिमेंट फॉर ऑल कहां बिलोंग करेंगे, n के अंदर। मतलब फॉर ऑल का मतलब जितने भी सारे एलिमेंट है ना वो सारे कहां है, उस बात को बताता है। और मतलब सभी एलिमेंट्स को इकट्ठा करके बताता है कि ये प्रॉपर्टी कहां पे सेटिस्फाई करने वाले हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। कंटेंट अभी आपको पता है कि बहुत ही कम दिया मैंने। शुरुआत में अगर मैं कंटेंट दे दूंगा तो सारे बच्चे पहली दूसरी क्लास को छोड़ के भग जाएंगे कि भाई साहब इस मास्टर से नहीं पढ़ेंगे, इस मास्टर से पढ़ेंगे ही नहीं। कि अभी आपकी मजबूरी नहीं है ना, जब बीएससी की सॉरी एमएससी के एग्जाम आ जाएंगी ना तो आपकी छाया भी पड़ेगी। लेकिन उस टाइम तो सभी पढ़ते हैं। वो कबीरदास जी का दुआ आता है ना कि भैया दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। याद है ना ये दोहा आपको कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में सुमरन करे न कोई, और अगर सुख में सुमरन सब करें तो दुख काहे को होए। ये कबीरदास जी का दुआ है कि भगवान को तब याद करते हो जब आप मुश्किल में हो। अगर आप भगवान को पहले ही याद कर लो जब आप प्रसन्न हो, सुखी में हो, तो भाई साहब दुखी नहीं हो, वो वाली बात आती है। तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी लेक्चर बड़ा हो गया आपका, 1 घंटा 11 मिनट का लेक्चर हो चुका है। बेसिक बातें, ज्ञान सब कुछ बताया है, टॉपिक के ऊपर डीप में रिसर्च करेंगे और यही है तरीका एमएससी में पढ़ने का। टॉपिक की बात नहीं करेंगे, डीप में घुसेंगे, क्यों कैसे क्या, मज़ा आएगा पढ़ने में। बट वही है कि आपकी भी लालसा होनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते एक बात बोलूं, सारे बच्चे अपने इस लेक्चर को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने एप्लीकेशन बीएससी प्रो क्लासेज को डाउनलोड कर लो भैया। और हो सके तो अपने एप्लीकेशन को रेटिंग भी कर देना जो कि प्ले स्टोर के ऊपर प्रेजेंट है। ये आपकी मेहरबानी हो। जय हिंद।